नमस्कार बच्चों। आज हमारी इकोनॉमिक्स की पाठशाला के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चंस दिखाई देगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12th क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेसन 5 बुक 2 और सब्जेक्ट कौन सा है अपना? इकोनॉमिक्स। और लेसन नंबर 5 और लेसन है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेशनल इनकम के अंदर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 विधियां हैं। सबसे पहले आपको हम इस वीडियो के अंदर राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि की उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड क्या है, राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि या औद्योगिक उद्गम विधि या निवल उत्पाद विधि भी कहा जाता है। ये राष्ट्रीय आय के नाम हैं। इसकी डेफिनेशंस के रूप में उत्पाद विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। यानी एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है, एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है, उसका उत्पादक के उत्पादन को माप लिया जाता है और उसको जोड़ दिया जाता है, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और उत्पाद विधि को मापने की कदम के रूप में पहला कदम उत्पादक उद्योगों की पहचान तथा वर्गीकरण। इस विधि में उद्यमों के वर्गीकरण को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी सबसे पहले कदम के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे उत्पादक उद्योग हैं उनका वर्गीकरण कर लिया जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, जो फर्स्ट सेक्टर है हमारा, उसके अंदर क्या है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे कृषि से संबंधित सारी चीजें जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है वो सभी क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो प्राकृतिक कारकों के द्वारा मिलता है, यानी प्रकृति हमें प्रदान करती है, उन सभी कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कृषि प्रकृति चीज है, मछली उद्योग भी प्रकृति के द्वारा होता है, खनिज उत्खनन आदि जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लिया गया है। द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंदर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस क्षेत्र में उद्यम एक प्रकार की वस्तुओं को दूसरी प्रकार में परिवर्तित करता है। यानी एक प्रकार की कोई वस्तु होती है उसको दूसरी प्रकार की वस्तु के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, जैसे गन्ना हमारी प्राकृतिक वस्तु है, उसका चीनी के उद्योग के अंदर चीनी बना दी जाती है, यानी चीनी का निर्माण कर दिया जाता है। तो चीनी जो बनाना है वो हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंदर मापा जाएगा। ठीक है। एंड थर्ड इज तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र के उद्यम केवल सेवाओं का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? केवल सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम उत्पाद विधि की गणना करें तो उत्पाद विधि का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उत्पाद विधि के नाम क्या हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशंस देंगे। उसके बाद जब उसके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फर्स्ट स्टेप के अंदर उद्योगों को 3 क्षेत्रों के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति की वस्तुएं के रूप में आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण की वस्तुएं आ जाएंगी, या थर्ड सेक्टर के रूप में आ जाएगा तो इसके अंदर केवल सर्विसेज को लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आ जाते हैं मूल्य वृद्धि की गणना। उत्पाद विधि में विशेष ध्यान देना है कि
इसमें किसी वस्तु की दोहरी गणना से कैसे बचा जाए, यानी एक वस्तु को 2 बार गिनती ना हो जाए, इसके लिए केवल वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का जोड़ करके या अंतिम वस्तुओं के मूल्य को माप कर ही बचा जा सकता है। या तो इसके लिए केवल अंतिम वस्तुओं की अंतिम मूल्य, या तो हम किसी वस्तु का जो अंतिम मूल्य होता है, लास्ट में जो बिकती है वस्तु, उसका मूल्य ले लेते हैं, या सभी का जो मूल्य वृद्धि होती रहती है स्टेप बाय स्टेप, उसको जोड़ देते हैं। नहीं आया सर समझ में? इसको अगर आपको नहीं आया तो ये एग्जाम्पल के तौर पे अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पर इसका उदाहरण निम्नलिखित है। यहाँ वस्तु पैदा करने वाला उद्यम लिख दिया है, यानी पहले किसान है, फिर आटा मिल है, बेकर है, दुकानदार है। उत्पाद का मूल्य कितना है, मध्यवर्ती वस्तु मूल्य और मूल्य वृद्धि कितनी हुई। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट स्टेप के अंदर किसान गेहूं का उत्पादन करता है और वो उसको 600 रुपये में बेच देता है, और मान लेते हैं किसान की जो लागत आती है वो 200 रुपये आती है। तो किसान ने कितनी मूल्य वृद्धि कर दी भाई इसकी, 400 रुपये की। 200 उसकी लागत लगी, 600 रुपये की बेच दी, तो 400 रुपये उसकी वृद्धि कर दी इसने। अब किसान ने अपने गेहूं आटा मिल वाले को बेच दिए। आटा मिल वाले ने इसको 800 रुपये में, यानी 600 रुपये में ले लिया। ठीक है, 600 रुपये में किसने बेच दिया, किसान ने। किसको बेच दिया, आटा मिल वाले ने। आटा मिल वाले ने इससे मैदा बनाया और वो 800 रुपये का बेच दिया, तो आटा मिल वाले ने कितनी वृद्धि कर दी भाई, मूल्य वृद्धि 200 रुपये। आटा मिल वाले को 600 रुपये में कोई वस्तु प्राप्त होती है और वो 800 में उसको मैदा बनाकर बेच देता है, तो कितने रुपये बच जाते हैं उसके, 200 रुपये, यानी 200 रुपये मूल्य वृद्धि हो गई ना। अब बेकर वाले को बेच दिया उसने 800 रुपये में। बेकर वाले ने डबल रोटी बनाई और उसको 1000 रुपये में बेच दिया, यानी 200 रुपये बेकर वाले की मूल्य वृद्धि हो गई। अब बेकर वाले ने उसको दुकानदार को 1000 रुपये में बेच दिया। दुकानदार ने 1000 रुपये में खरीदा और अंतिम उपभोक्ता को 1200 रुपये में बेच दिया। तो इस प्रकार दुकानदार ने भी 200 रुपये की मूल्य वृद्धि कर दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है, यदि हम इसका गणना करें तो 600 रुपये किसान को मिल गए, आटा मिल को 800, बेकर को 1000, दुकानदार को 1200, तो टोटल कितने हो गए, 3600। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय को गड़बड़ा देगा। तो इस प्रकार इसको नहीं काउंट करना है। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु मूल्य 200 रुपये किसके लागत आई थी, किसान की, 600 रुपये आटा मिल की, बेकर की 800, दुकानदार की 1000। अगर इसको भी जोड़ देंगे तो ये भी 2600 रुपये होगा, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अकेला हम मूल्य वृद्धि को ही जोड़ेंगे, वही हमारा राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाएगा। 400 रुपये किसान, 200 रुपये आटा मिल, 200 रुपये बेकर, 200 रुपये दुकानदार, ये सभी जोड़ेंगे तो जो 1000 रुपये है, ये जो हमारे पास 1000 रुपये है, केवल इसी को शामिल किया जाएगा। या फिर मध्यवर्ती वस्तु के अंदर जो अंतिम मूल्य है वस्तु का 1000 रुपये, उसको शामिल किया जाएगा, 1000 और ये 1000। तो राष्ट्रीय आय को जो जोड़ा जाएगा उसमें केवल 1000 रुपये जोड़ा जाएगा। उपरोक्त तालिका के अनुसार सभी उत्पादक उद्योगों में 400 रुपये फर्स्ट के अंदर, 200, 200, 200, 1000 रुपये की सकल मूल्य वृद्धि होती है, तो इसी को हम इसके अंदर जोड़ेंगे। एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत, एक लेखा वर्ष एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उत्पाद विधि का क्या क्या फार्मूला लगेगा, वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। हमारे क्वेश्चंस के अंदर, सम के अंदर काम भी आता है। तो ये क्या है, सबसे पहले फर्स्ट सेक्टर को जोड़ लेते हैं, फिर सेकंड सेक्टर को जोड़ ले, फिर थर्ड सेक्टर को जोड़ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्लस द्वितीय क्षेत्र प्लस तृतीय क्षेत्र माइनस डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी मूल्य ह्रास को हम घटा देते हैं, माइनस नेवल अप्रत्यक्ष कर निट को भी घटाएंगे, NI नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी घटाएंगे, प्लस इसके अंदर विदेशों से निवल कारक आय यानी NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। यानी क्या प्यारे विद्यार्थियों, फिर याद करो इसको,
प्राथमिक क्षेत्र प्लस द्वितीय क्षेत्र प्लस तृतीय क्षेत्र माइनस मूल्य ह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से निवल कारक आय, इनको जोड़ देंगे तो उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। आपकी क्लास नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड मेथड लेके आएंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।